जो हम यहाँ पहुंच गए थे बेसिकली कि हमने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मैंने आपको बताया आपके एग्जाम में 100% 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, इसको पूरा अच्छे से करके चले जाना, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि भैया 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो एक प्रोड्यूसर को किस फेज में रहना चाहिए, मतलब एक आइडियल प्रोड्यूसर किस फेज में रहेगा, उस पर हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो टॉपिक हम डालते हैं इन विच फेज या इन विच फेज एन आइडल प्रोड्यूसर लाई, कि किस फेज में लाई करना चाहिए एक प्रोड्यूसर को। तो अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें, जिस फेज का नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, क्या नाम है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। इसके नाम से ही पता लग रहा है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करोगे, कि वो फैक्टर है जहां पे आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, मतलब ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, जितना आप फैक्टर लगा रहे हो उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि कहने का मतलब है कि आप जितना आप वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो उससे ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में तो प्रोड्यूसर के लिए और प्रॉफिट होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ मोर प्रॉफिट, क्योंकि आप खुद देखो टीपी इंक्रीज हो रहा है और एमपी क्या कर रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो एमपी इंक्रीज हो रहा है तो आप यहां थोड़ी रुकोगे, आप तो और प्रोड्यूस करोगे। तो इन दिस फेज प्रोड्यूसर गेट या प्रोड्यूसर want to get more profit, इससे तो प्रोड्यूसर क्या मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, चाहेगा। ठीक है, सो दैट प्रोड्यूसर नॉट टू स्टॉप इन दिस फेज, इस फेज में प्रोड्यूसर स्टॉप नहीं करेगा प्रोडक्शन को, या ऐसे कह सकते हो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस मोर बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ हायर प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ हायर प्रॉफिट, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ हायर प्रॉफिट है यहां पे। वही बात करते हैं थर्ड फेज की। अब थर्ड फेज की बात करते हैं, अगर आप देखोगे थर्ड फेज में भैया, थर्ड फेज ये फेज है, इसके बाद वाला फेज ये वाला फेज, जहां पे हमारा टीपी क्या होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो गया। क्या होना स्टार्ट हो गया? टीपी डिक्रीज हो रहा है, और एमपी कहां चला गया? नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब है कि आपने जो एक्स्ट्रा वर्कर लगाया है उसको लगाने का कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि आप डाउन में जा रहे हो। तो आप क्या करोगे? इस फेज में आना चाहोगे? नहीं भैया, क्योंकि ये तो हमारे लिए, प्रोड्यूसर के लिए लॉस है कि भैया मैं एक एक्स्ट्रा वर्कर लगा रहा हूं और उसको वर्कर को लगाने की वजह से मेरा जो प्रोडक्शन जो बढ़ रहा था वो अब कम हो रहा है। तो टीपी यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है, मतलब आपका टोटल प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इन दिस फेज प्रोड्यूसर ऑब्जर्व दी लॉसेस, प्रोड्यूसर को क्या ऑब्जर्व होगा? लॉसेस, सो दैट दे डू नॉट वांट्स टू lie in this phase, इस फेज में जाना ही नहीं चाहेगा वो। तो भैया एक ही फेज बच जाता है उसके पास, सेकंड फेज, जिसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं, वो इस फेज में हमेशा लाई करना चाहेगा। कहने का मतलब है सेकंड फेज। तो प्रोड्यूसर wants to lie in this phase because
if because producer is producing without bearing any losses, मतलब यहां पे प्रोड्यूसर को कोई लॉस नहीं हो रहा, इसीलिए वो इस फेज में प्रोड्यूस करना चाहेगा। इसमें तो रुकेगा ही नहीं क्योंकि उसको हायर प्रॉफिट हो रहा है, वो तो और बनाएगा सामान, लेकिन भैया इसमें कभी नहीं आना चाहेगा क्योंकि यहां तो और वर्कर हायर करने के बाद उससे लॉस होने लग गया। तो वो ऐसा सिचुएशन लेगा कि जहां पर वर्कर अगर बढ़ भी रहे हैं तो उसको लॉस ना हो, ठीक है। यहां तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन ये यार यहां पे उसको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है, और अगर उसकी कॉस्ट कम बढ़ भी रही है, मतलब प्रोडक्शन कम भी हो रहा है, तो इतना नहीं हो रहा कि वो माइनस में चला जाए। तो हमेशा इस फेज में एक आइडल प्रोड्यूसर जाना चाहेगा, मतलब इस फेज में प्रोडक्शन करेगा, ध्यान रखना। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एग्जाम में आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इन विच फेज द आइडल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस देयर प्रोडक्शन, तो ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं भैया टीपी और एमपी के बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम अपना रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। तो मैं दोबारा आपको एक बार याद दिला देता हूं, टोटल प्रोडक्शन क्या होता था और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता था। टोटल प्रोडक्शन मतलब एक प्रोड्यूसर ने कितना कुल सामान बनाया, ये क्या कहलाता है, टोटल प्रोडक्शन। और दूसरा है मार्जिनल प्रोडक्शन या प्रोडक्शन की जगह प्रोडक्ट लिख लो। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा वर्कर जो हायर किया है वो कितना प्रोडक्ट बना रहा है, वो मार्जिनल प्रोडक्ट बनाता है। तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, ये टोटल कितना प्रोडक्ट बना, और टोटल प्रोडक्ट इट इज अ प्रोडक्शन फ्रॉम every additional unit of variable factor, क्योंकि भैया वर्कर को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, तो उनकी वजह से जो भी प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है। तो ये हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन में जो टेबल पढ़ा है, सेम टेबल है, टेबल में कोई चेंज नहीं है, ध्यान रखना। हमने क्या टेबल पढ़ा था, लैंड, सेम, कोई चेंज नहीं, क्योंकि भैया कम समय में आप फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं कर सकते। वहीं आप बात करते हो लेबर की, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये आपका 8 बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं टीपी की और आप बात करते हैं एमपी की। तो आपने मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले टीपी किस रेट से बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि जब आप वर्कर को स्टार्टिंग में लगाओगे, मतलब आपके पास मशीन एक है, तो आप पहले दिन में काम करा रहे थे, अब आपने क्या करा, नाइट में भी शिफ्ट लगा दी, तो आपका टीपी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उस पर ज्यादा से ज्यादा वर्कर लगा दोगे, तो इसमें से आपने अगर 5 लगा दिए, मशीन एक है जिसमें जरूरत उसकी 2 ही है, 2 लोगों की जरूरत है, आपने 5 लगा दिए, तो 2 तो खाली बैठेंगे, खाली बैठने की सैलरी लेंगे, तो आपका टीपी तो बढ़ेगा, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन आपका किस रेट से बढ़ेगा, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट होगा। तो बेसिकली मान लेते हैं पहले आपका 5, फिर 10, फिर 15, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0 और फिर -5। अब टीपी कैसे निकलता है, एमपी को प्लस करके, तो 5 15 30 30 20 15 10 सॉरी 15 और आपका 10। तो भाई टीपी और एमपी का डायग्राम, ये हमारा टीपी और ये हमारा एमपी। अब टीपी की बात करते हैं, पहले टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज, फिर मैक्सिमम और फिर डिक्रीज। तो भैया इंक्रीज, फिर मैक्सिमम और फिर डिक्रीज। थोड़ा अच्छा सा बनाना भाई डायग्राम, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, ये लाइन खींचनी है जैसे हम करते थे, और एक यहां चेंज आया, देखो यहां पे भी कांस्टेंट रहा है, तो यहां पे आपको एक खींचना, क्योंकि 2 जगह चेंज आया है, ये इंक्रीजिंग एकदम ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर ये ऊपर की तरफ ना जाके इधर की तरफ चला गया, तो एक तो यहां चेंज आएगा और एक यहां चेंज आया। अब एमपी क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा था, फिर मैक्सिमम और फिर डिक्रीज, ऐसा। तो ये टीपी जब इंक्रीज हो रहा है, यहां से कैसे पता लगा, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर।
कि आपका टीपी किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। कैसे पता लगाओगे कि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है? यहां एमपी को देखो, क्या हो रहा है, एमपी इंक्रीज हो रहा है, और इसे कहते हैं डिमिनिशिंग, यस इधर लिख देता हूं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या कह रहा है भैया कि टीपी किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। कैसे पता लगा डिक्रीजिंग रेट से? क्योंकि एमपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इसे कहते हैं नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। कैसे पता लगा? क्योंकि एमपी क्या हो गया, इसमें नेगेटिव हो गया, इसी वजह से आपका टीपी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये बेसिकली आपका टीपी और एमपी के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो ये आप जो है कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लास्ट टॉपिक रह गया एक एपी और एमपी का रिलेशन, और टीपी और एपी का, सॉरी एपी एमपी का रिलेशन और टीपी और एपी का रिलेशन, तो वो और करेंगे। इसके बाद फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, तो भैया क्या रिलेशन होता है एपी और एमपी के बीच में? तो इसको पहले टेबल से समझते हैं। जैसे हमारा लेबर लैंड 1 1 1 1 1 1 1 1, लेबर तो चेंज कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टीपी एमपी और एपी। एपी होता है क्या है पहले यहां समझ लेते हैं। व्हाट इज एपी? एवरेज प्रोडक्ट प्राइस, पहले मैंने पढ़ाया हुआ है सब प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट, it refers to the per unit product of a variable factor, या product of per unit variable factor, per unit variable factor की। अगर मैं बोलूं कि भैया 100 वर्कर है, 100 वर्कर है और 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक वर्कर कितना बना रहा होगा, 10 प्रोडक्ट, सिंपल से, ये एवरेज प्रोडक्ट होता है। तो अब इसको समझते हैं 5 10 15 15 10 5 0 और -5, ये हमारा। अब टीपी निकालते हैं एमपी को प्लस करके, 5 15 30 30 और आपका 40 40 45 45 और 40, ये डन। तो 5 15 और 30 30, अच्छा सॉरी 30 45 30 45 45 55 60 60 और 55, यहां गलती है। एपी करते हैं हम। एपी भैया टीपी अपॉन में, फॉर्मूला क्या होता है, टीपी अपॉन में क्यू, कितने वर्कर है, क्यू का मतलब है यहां लेबर। तो भैया टीपी 5 5 अपॉन में 1 5, 15 अपॉन में 2 7.5, 15 अपॉन सॉरी 30 अपॉन में 3 10, 45 अपॉन में 4, तो 10.1 कुछ करके, ठीक है, 10.4 सॉरी 11.25, ये आ जाएगा आपका 11, फिर आ जाएगा आपका 10, फिर आपका आ जाएगा 8.5 कुछ, ठीक है, और ये आ जाएगा 6.8। तो एपी और एमपी। अब देखते हैं भैया कोई एक ऐसा लेवल जहां पे बहुत ज्यादा कॉमन हो रहे हो आपके एपी और एमपी। बेसिकली हम यहाँ थे एपी और अब एमपी को देखते हैं भैया। यहाँ 5 5 7, तो आप हर जगह देखोगे तो एपी जो है, एमपी जो है वो आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा किससे, एपी से, हर एक लेवल पे, ठीक है। और एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर आपको एपी और एमपी में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा, मतलब लगभग समान होंगे। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं इसी से, तो ये है हमारा एपी, ये है हमारा एपी, ठीक है,
भाई एपी क्या हो रहा है, देखो एपी को देखो, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम और फिर डिक्रीज। तो ऐसी एपी क्या हुआ, पहले इंक्रीज, फिर मैक्सिमम और फिर डिक्रीज। तो यू कैसा बनता है हमारा, इनवर्स यू शेप। कैसा बनेगा ये, इनवर्स यू शेप, उल्टा यू। इनवर्स का मतलब उल्टा यू। और अगर आप एमपी को भी देखोगे तो एमपी भी क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज, फिर मैक्सिमम और फिर डिक्रीज। लेकिन हर एक स्टेज पे एमपी क्या है, ज्यादा है किससे, एपी पे। तो ये देखो ये भी यू शेप बनेगा, लेकिन हर एक लेवल पे एपी से ज्यादा क्या होगा हमारा, एमपी होगा। तो आप क्या बोलोगे, व्हेन एपी इंक्रीज एमपी इज ग्रेटर देन एपी, व्हेन एट द लेवल पॉइंट टी वेयर बोथ एपी एंड एमपी आर इक्वल। यहां पे जब आप इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या होंगे, इक्वल। जब एपी डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, एट दैट लेवल एमपी इज लेस देन एपी। तो एपी ज्यादा रेट से गिर रहा है, एमपी सॉरी एपी से ज्यादा रेट से कौन गिर रहा है, एमपी गिर रहा है। कहने का मतलब ये है बेसिकली। तो ये था आपका एपी और एमपी का रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं भैया टीपी और एपी का रिलेशन। टीपी और एपी का रिलेशन, अगर मैं टीपी और एपी को भी देखूं, एपी और एमपी का रिलेशन हो गया, और हमारा बस एपी और एमपी का रहने देते हैं बस। ठीक है, डन। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया बेसिकली चैप्टर। अब आपका लॉ वेरिएबल, मतलब अगर हम बात करें शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, आपके सिलेबस में कटा हुआ है। ठीक है, छोटा सा है, आपको पता होना चाहिए, तो बस वो करा देता हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, अब बात करते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की, जिसका हम रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको हम रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं। इसमें भी 3 होंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, नेक्स्ट कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर नहीं, रिटर्न टू स्केल, सॉरी फैक्टर नहीं है, रिटर्न टू स्केल। और ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब लॉन्ग रन है हमारे पास, कम बहुत समय है, तो हम वेरिएबल फैक्टर को और फिक्स फैक्टर दोनों को चेंज करके हम प्रोडक्शन को कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब आप खुद सोचो, आपके पास बहुत समय है, पूरा साल है आपको प्रोडक्शन करने के लिए, आपको कोई ऑर्डर मिला और आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ है, तो पूरे साल में तो आप एक नई फैक्ट्री खोल सकते हो, तो आपके पास चॉइस है। तो यहाँ पे हम सारे फैक्टर को क्या करके बढ़ा के क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब लंबे समय में आपका प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, जैसे कहने का मतलब है कि ऐसे समझो कि आपका टीपी किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। जैसे मान लेते हैं लैंड एंड लेबर, क्योंकि दोनों में ही चेंज कर सकते हैं। लैंड पहले आपका एक था, लेबर भी एक था, अब आपने लैंड भी एक और खरीद लिया और लेबर भी बढ़ा दिया, तो पहले टीपी हो रहा था आपका 100 और अब होगा आपका 500। तो टीपी किस रेट से बढ़ रहा है, बहुत इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब इसके 2 ही रीजन होते हैं, या तो इंटरनल इकोनॉमिक्स या एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। भैया इंटरनल इकोनॉमिक्स का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ गुड मैनेजमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट कर दी, इसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब है कि भैया मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज मार्केट डिमांड। उस चीज की मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपके पास काम आने लग गया और आपने नई फैक्ट्री, 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, आप फैक्ट्री बढ़ाए जा रहे हो।
ठीक है, इंक्रीज इन यार गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ला रही है जो बिजनेस को प्रमोट कर रही है आपके, तो आपका बिजनेस क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। दूसरा आता है कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, जैसे यहां पे लैंड बढ़ रहा है, लेबर भी बढ़ा सकते हो आप लंबे समय में, तो टीपी पहले आप कर रहे थे कितना 100 और आप प्रोडक्शन कर रहे हो 200, तो आपका किस रेट से बढ़ रहा है, अगर मैं एमपी निकालूं तो पहले भी 100 का चेंज, अब भी 100 का चेंज, तो किस रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। मतलब पहले भी आप, अगर आपने एक और फैक्ट्री बना ली तो भी आप 100 का प्रोडक्शन कर रहे हो, और पहली वाली फैक्ट्री भी कितना कर रही थी, 100 का प्रोडक्शन। अब आता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, तो जहां पे लैंड 1 2, लेबर 1 2 और टीपी और एमपी, तो मान लेते हैं कि पहले कर रहे थे आप 100 और अब कर रहे हो आप 50, तो आपका टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। अब इसके भी दो रीजन है, इंटरनल इकोनॉमिक्स और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसमें हो सकता है आपका इंटरनल इकोनॉमिक्स और एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। इंटरनल इकोनॉमिक्स का मतलब है कि आपके बिजनेस के अंदर ही कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन, आपने नई फैक्ट्री डाल दी तब भी आपका बिजनेस उस रेट से नहीं बढ़ रहा जिस रेट से बढ़ना चाहिए। एग्जांपल के लिए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपके बिजनेस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है एम्प्लॉयज के आपस में, ठीक है। लैक ऑफ ट्रस्ट, आपके एम्प्लॉयज को आपके ऊपर क्या नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है भैया सरकार बार बार चेंज होती है देश के अंदर, मतलब ऐसे फैक्टर जो आपके हाथ में नहीं है, बाहर वाले के हाथ में है, मतलब एक्सटर्नल है, ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। भैया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी कोई सरकार आ जाती है, कभी कोई सरकार कोई पॉलिसी लाती है, तो इससे वजह से हमारे बिजनेस में क्या पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट भैया इकोनॉमिक स्लो डाउन, भैया मंदी चल रही है, अचानक मंदी आ गई, ठीक है, मतलब डिमांड ही नहीं कर रहे लोग, तो इसकी वजह से इकोनॉमी क्या कर रही, बहुत डाउन चली गई, हमारा बिजनेस जो है बहुत डाउन से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा रिटर्न टू स्केल। इसी के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, सारा चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। अगर उसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है बच्चों, ठीक है, तो आप एक काम करिए, कमेंट करिए, ठीक है, जिससे मुझे भी पता लगेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और किन किन टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस पर स्पेसिफिकली वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है।